अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम पेपर करने वाले हैं इट इज़ मई जून 2024 पेपर 2 वेरिएंट 3। सो इसमें हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। इन सेक्शन बी वी हैव 2 क्वेश्चंस out of which we have to attempt one. In section 3 as well we have to attempt one question, and section C is from macro and section B is from micro, and case study can be from micro and macro both. Let's start with the paper. सबसे पहले हम केस स्टडी को पढ़ते हैं, हम इस चीज़ों को सॉर्ट आउट करते जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सेक्शन ए, टर्कीज अनकन्वेंशनल वे ऑफ मैनेजिंग इट्स इकोनॉमी। ठीक है, the relationship between interest rate and the general price level is one that is central to the macroeconomic theory, namely that an increase in the interest rate produces a reduction in rate of inflation. सही है। ये होता क्या है, यूजुअली आप अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करते हो तो मनी सप्लाई कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड फॉल कर जाता है। इसके कहने का मकसद ये है, मोस्ट इकोनॉमिक्स एग्री ऑन दिस रिलेशनशिप। ज़ाहिर है हमने भी यही पढ़ा है, हम भी इस पे एग्री करेंगे। नॉट सो अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट एर्दोगन ऑफ टर्की, हु हैज़ डिफाइड कन्वेंशनल इकोनॉमिक थ्योरी इन टैकलिंग हिज कंट्रीज फंडामेंटल इकोनॉमिक चैलेंजेस। मतलब जो टर्की के प्रेसिडेंट है उसने ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी को ओपोज किया, मतलब उसके अगेंस्ट जाके कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया जिससे वो इन्फ्लेशन को कट करेगा। टू इकोनॉमिक चैलेंजेस स्टैंड आउट, देयर इज स्पाइरलिंग इन्फ्लेशन एंड अ कोलैप्स इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ टर्की। एक्सटर्नल वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट ऑफ टर्की लीरा। और ये यहाँ पे उसका इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट का ग्राफ मौजूद है। फिलहाल मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा क्योंकि मुझे जब इस पर क्वेश्चन मिलेगा तब मैं इसको देखूंगा। इन्फ्लेशन एंड द एक्सचेंज रेट ऑफ टर्की जनवरी 2020 टू फरवरी 2022। इन जनवरी ईयर ऑन ईयर rise in consumer price index was 48.7% against a 36.1 year on year increase for December 2021. Much higher food prices, transport and energy cost accounted for most of the increase. इंक्रीज इन फूड प्राइजेस, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी कॉस्ट, ये जो इन्फ्लेशन होती है कॉस्ट पुश होती है। क्या होती है, कॉस्ट पुश होती है। Despite the rise, the country's monetary policy committee held short-term interest rate at 14%. This was the rate set in September 2021 when the MPC cut the rate substantially from 19%. In short, President had used his influence over the monetary policy committee to reduce interest rate in an attempt to reduce the increasing rate of inflation. नॉर्मली हम क्या देखते हैं, हम इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करते हैं जिसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, लेकिन इसने क्या किया है, यहाँ पे जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी है उसको डिफाई किया। उसने बोला इंटरेस्ट रेट भी कम करो और इन्फ्लेशन रेट भी कम हो जाएगा। द प्रेजिडेंट्स अनकन्वेंशनल अप्रोच हैज़ अ ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द लीरा। मतलब इसकी अनकन्वेंशनल पॉलिसी की वजह से जो एक्सचेंज रेट है वो डेप्रिशिएट कर गया। The rapid depreciation in the value of the lira has had serious repercussions for Turkey's economy as Erdogan has sought to prioritize exports over currency stability. मतलब इन शॉर्ट ये कह रहा है कि प्राइजेस ऑफ एक्सपोर्ट्स कम होंगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से इन लॉन्ग रन हमारी करेंसी अप्रिशिएट कर जाएगी। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर कॉन्फिडेंस आर लो। Many who can have converted their lira deposit into US dollar or euros, fearing a collapse of banking system. मतलब अनसर्टिनिटी है, किसी को कॉन्फिडेंस भी नहीं है तो कभी भी ये ड्रॉप कर सकता है। Despite these problems, the president remains adamant. वो श्योर थे, उनको कॉन्फिडेंस था that his economics is right for Turkey.
Moreover, he is convinced that when export increase and international tourists return after the COVID-19, employment will increase. Current account deficit on the balance of payment will be reduced. If true, this unconventional approach to Turkey's economic growth problems will be proved to be a success. पार्ट ए, अभी हमने पूरी केस स्टडी पढ़ ली, समझ भी ली क्या क्या बातें हो रही हैं इसमें. अब यूज द इंफॉर्मेशन provided to calculate the real interest rate for the Turkey's January 2022. अब रियल इंटरेस्ट रेट कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे पार्ट ए, रियल इंटरेस्ट रेट की इक्वेशन देख लेते हैं. रियल इंटरेस्ट रेट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट. अब हम केस में देखते हैं कि हमारी जो रियल इंटरेस्ट रेट या नॉमिनल सही है. अभी जो हमारी जो इन जनवरी 48 जो इन्फ्लेशन थी वो 48.7% थी. सही. और हमारा जो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट था वो था हमारा 14%. अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 48.7% माइनस 14%, 48.7%. इंटरेस्ट रेट हमारा था 14%. तो हमारे पास ये आ जाएगा, जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है -34.7%. मतलब रियल इंटरेस्ट रेट हमारा नेगेटिव आ रहा है. सही है. इन केस अगर आप ये सवाल पेपर में कर रहे हैं, आप ये 34.7% निकालते हैं तो 1 मार्क इसका होता है और 1 मार्क नेगेटिव साइन का होता है. तो इससे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे. अब आते हैं पार्ट बी पे. पार्ट बी में वो हमसे क्या कह रहा है, What happened? Explain why the Turkish lira depreciated from September 2021. टर्किश लीरा डेप्रिशिएट क्यों करा था? एक्चुअली हमने जब केस स्टडी में पढ़ा था कि जो इंटरेस्ट रेट इन्होंने काफ़ी फॉल कर दिया था, मतलब 19% से 14% पे कर दिया था, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो गई थी और लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे. पार्ट बी. fall in the short term interest rate. Low producer and consumer confidence as they were buying more US dollar in exchange of टर्किश लीरा. मतलब वो लीरा को सप्लाई कर रहे थे, लीरा को सेल कर रहे थे टू बाय डॉलर्स. तो डॉलर्स की डिमांड इंक्रीज कर रही थी, जिससे डॉलर्स का एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा था इन टर्म्स ऑफ टर्किश, और टर्किश लीरा की जो वैल्यू थी इन अगेंस्ट डॉलर वो कम हो रही थी. सही है. अब पार्ट बी का 2 देखते हैं.
consider the extent which producer in Turkey are likely to have been affected by the depreciation of the lira on the foreign exchange rate. पार्ट बी का 2, जब भी आपका एक्सचेंज रेट फॉल करता है, वेनेवर आपका एक्सचेंज रेट फॉल करता है तो आपकी प्राइजेस ऑफ एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं और प्राइजेस ऑफ इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाती हैं। ऐसा ही है। तो जब प्राइजेस ऑफ इंपोर्ट्स कम होंगी, प्राइजेस ऑफ एक्सपोर्ट्स कम होंगी तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू बढ़ जाएगी और इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी। This will increase international competitiveness एक्सपोर्ट की प्राइस कम होगी, एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ जाएगा और इंटरनेशनल मार्केट में आप ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाओगे। सही है। मतलब एक्सचेंज रेट के कम होने से एक्सपोर्टर को तो फ़ायदा पहुंचेगा लेकिन इंपोर्टर के लिए अच्छा नहीं होगा, बिकॉज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज हो जाएगी, लीड्स टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो अब जो इसका नेट इफेक्ट आएगा ना, इट डिपेंड्स। अब जो उसका इवैल्यूएटिव कमेंट था, इट डिपेंड्स ऑन द reliance on imports and elasticities of imports and exports। इफ हमारी इंपोर्ट्स इलास्टिक हैं तो हमें फ़ायदा पहुंचेगा, बट अगर इंपोर्ट्स हमारी इनइलास्टिक हैं तो हमें ज़्यादा पे ऑफ करना पड़ेगा, ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि इनइलास्टिक में आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। नाउ कम टू पार्ट सी, assess whether Erdogan's economic policy had a beneficial impact on Turkey's economics since 2022। अब इस तरह के जो सवाल होते हैं ना 6 मार्कर्स, इसका जो ब्रेकअप होता है ना, 2 मार्क्स फॉर एडवांटेज, 2 मार्क्स फॉर डिसएडवांटेज, 2 मार्क्स फॉर इवैल्यूएशन, इस तरीके से होता है। अब एर्दोगन्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिला था। पार्ट सी, एर्दोगन की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिला था, हम वो देखते हैं। बेनिफिट, इसका पॉजिटिव इफेक्ट्स हम कह सकते हैं कि एज हमने देखा था कि वो अनकन्वेंशनल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो कर रहा था, तो इंटरेस्ट रेट फॉल होने की वजह से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी कम होगी, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉल्स, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा, सेकेंडली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जब इन्वेस्टमेंट करोगे, ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ज़्यादा टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को, वेलफेयर होगा, प्रोजेक्ट्स होंगे,
ये दो फायदे हो गए, एक दो। लेकिन नुकसान क्या होगा? हाउएवर डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? जनरल rise in cost such as food, energy prices increase। ये हमने केस में देखा था, यहाँ हमने लिखा भी था, हाँ यहाँ पे, कि भाई फूड, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी कॉस्ट राइजेस, तो मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी, डेफिनेटली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी। तो प्रोड्यूसर लैक्स कॉन्फिडेंस producer lacks confidence, may produce less, may produce less as high inflation reduces purchasing power of consumer। कंज्यूमर की परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी, चीज़ें भी कम खरीद सकता है, और प्रोड्यूसर भी अनसर्टेन है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, आउटपुट नहीं प्रोड्यूस होगा, तो डिमांड कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। तो अब हमने इस पॉलिसी के दो फायदे बता दिए, दो नुकसान बता दिए, अब हम इसको इवेल्युएट किस तरीके से करेंगे? दिस पॉलिसी ऑफ एर्दोगन्स is effective as their target or aim is achieved। मतलब जब लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे, कंज्यूमर कंजम्पशन ही नहीं करेगा, मतलब सी भी कम हो रहा है, आई भी कम हो रहा है, तो एग्रीगेट डिमांड फॉल कर जाएगा। तो दिस पॉलिसी अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक कंडीशन इज इफेक्टिव, however however outcome remains uncertain। मतलब उनके ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो रहे हैं, लेकिन आउटकम फिर भी अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। शायद शॉर्ट टर्म में वो अपना एम अचीव कर लें, बट लॉन्ग टर्म में उनको इस चीज़ का फ़ायदा ना हो। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट चेंजेस, assess what alternative policies might be used to reduce the Turkey's inflation rate। मतलब ये कह रहे हैं कि आप इंटरेस्ट रेट को छोड़ दें, what alternative policies you can use। तो हमारे पास जो बाकी दो ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज जो बच जाती हैं, वो होती हैं अपना फिस्कल एंड सप्लाई साइड। इन दोनों पॉलिसीज को यूज करके हम फिस्कल कॉन्ट्रैक्शनरी इससे एडी को कम कर सकते हैं, और सप्लाई साइड से एएस को इंक्रीज कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट आपकी इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। ठीक है, इसको अभी हम पार्ट डी
फर्स्ट पॉलिसी हमारी थी फिस्कल कॉन्ट्रैक्शनरी। फिस्कल कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होगा कि हम टैक्स रेट्स को इंक्रीज कर देंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर देंगे। जब जी फॉल करेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी फॉल करेगा। सही, अगर इसको हम डायग्राम पे दिखाएंगे तो हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे, प्राइस लेवल, जीडीपी, एडी, एएस, एडी1। ये Y2 पे आ गए, पहले हम Y1 पे थे। PL1, PL2। इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है, इस तरीके से कम होगा। सही, इन्फ्लेशन रेट तो कम होगा, लेकिन नुकसान क्या है इसका? नुकसान ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। प्राइस लेवल तो कम हो रहा है, लेकिन आउटपुट कम प्रोड्यूस होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी, जीडीपी फॉल कर जाएगा। लेकिन इस पॉलिसी के ये नुकसान है। सही है, ये एक पॉलिसी हो गई। दूसरी पॉलिसी हम इसमें सप्लाई साइड लगा सकते हैं, प्राइस लेवल्स, जीडीपी, AS1। कोई भी पॉलिसी लगानी हो, कोई भी इम्प्लीकेशन लगानी हो, सबसे पहले आपको ADAS सही से लेबल करना है, Y1 एंड PL1। ओरिजिनली हम यहाँ पे थे। इफ़ वी अप्लाई सप्लाई साइड पॉलिसीज तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई जो है वो राइट शिफ्ट कर जाएगा, AS2 हो जाएगा, विच मीन्स हमारा आउटपुट भी इंक्रीज कर रहा है, Y2 हो रहा है, और हमारा प्राइस लेवल भी P2 ये भी कम हो रहा है। इसमें हमारे दोनों मैक्रो इकोनॉमिक एम्स सेटिस्फाई हो रहे हैं, इन्फ्लेशन भी कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, और कंट्री का पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, पोटेंशियल बढ़ रहा है, लेकिन इसका नुकसान क्या है? टाइम लैग्स। सप्लाई साइड पॉलिसीज आर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, और दूसरा क्या है? अनसर्टेन आउटकम। मतलब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज का जो सीन होता है ना, वो ये होता है कि जो आप पॉलिसी लगा रहे हो, इसका जो ओरिजिनल एम होता है और जो आउटकम होता है वो समटाइम्स वेरी डिफरेंट हो जाता है। तो ये हम दो ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज डिस्कस कर सकते हैं। तो इससे हमें मैक्सिमम कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 4। अब ये यहाँ तक हमें जो काम करना है इसके हमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी जो 2 मार्क्स हैं वो एवेल्यूएशन के। इसमें आप जो सजेस्ट कर सकते हो, जो पॉलिसी आपको अच्छी लगती है, जिसको आप अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं, वो आपको बतानी है। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी सप्लाई साइड पॉलिसीज would be more effective as it reduces inflation, inflation and increase employment. But it may not have direct impact on aggregate demand.
ओके, इससे हमें 6 मार्क्स मिल जाएंगे।